नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 21 जनवरी 2025 का सेशन है। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। आज के सेशन में 5 प्रश्न हैं जिसे हम लोग पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग पुराने प्रश्न हैं उसका रिवीजन भी करेंगे, जैसा कि हर दिन हम लोग रिवीजन का कार्य करते आ रहे हैं। और सेशन के अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ जाऊंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और 21 जनवरी यानी आज के इस सेशन का PDF मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। झारखंड अपडेट के नाम से ही ये चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें झारखंड करंट अफेयर्स से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत हम लोग हर दिन करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं कि पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न क्या है। प्रश्न था दोस्तों, विपुल नायक किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं जिन्हें ओडिशा में नृत्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मोहिनीअट्टम? दोस्तों आपको बता दें, झारखंड के रांची के रहने वाले हैं विपुल नायक, जो कि कथक कलाकार हैं। कथक नृत्य में पारंगत हैं विपुल नायक, और इन्हें उड़ीसा में पुरी में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि रांची के रहने वाले हैं विपुल नायक, और उन्हें उड़ीसा के पुरी में नृत्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 13-14 जनवरी 2025 के दौरान एक समारोह का आयोजन किया गया था उड़ीसा के पुरी में, जहां विपुल नायक को सम्मानित किया गया नृत्य रत्न अवार्ड से। आपको बता दें कि पिछले लगभग 30 वर्षों से उनके शानदार सफ़र के लिए, नृत्य के सफ़र के लिए, कथक के एक कलाकार के रूप में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें नृत्य रत्न अवार्ड देने का फैसला लिया गया था। विपुल नायक के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि रांची में 1976 में जन्म हुआ था। उन्होंने कथक में ही ग्रेजुएशन किया है BHU से, और PG के अलावा PhD भी किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भिखारी ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा झारखंड रत्न, आखर सम्मान जैसे कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नए प्रश्नों को देखते हैं। जो झारखंड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों इन दिनों बने हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं व्याख्या के साथ। और पहला प्रश्न है, वरुण एरोन किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी या रोल बॉल? दोस्तों आप में से 99% लोगों को पता होगा कि वरुण एरोन एक क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है, क्योंकि लगभग 9-10 साल हो गया उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हुए। लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने 9-10 साल पहले खेला था। तो आइए इनके बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जमशेदपुर के रहने वाले हैं तेज गेंदबाज वरुण एरोन, जिन्होंने 10 जनवरी 2025 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, उन्होंने जो लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था नवंबर 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जो कि टेस्ट मैच था। अब तक बता दें कि कुल 9 टेस्ट मैच और 9 वनडे मैच वो खेल चुके हैं। इसके अलावा 9 IPL मैच भी 2011 से 22 के दौरान खेल चुके हैं। 2011 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ODI मैच में डेब्यू किया था, जबकि 2011 में ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट में भी उनका डेब्यू हुआ था। और दोनों ही प्रारूपों में क्रमशः उन्होंने कुल 29 विकेट लिया है। वनडे में 11, जबकि टेस्ट में 18 विकेट वो ले चुके हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है, शशि शेखर ने दक्षिण अफ्रीका के किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी अंकोकागुआ पर भारत का तिरंगा फहराया? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, सूरीनाम या वेनेजुएला? आपको बता दें दोस्तों, दक्षिण जो अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट का एक देश अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा जो चोटी है, ऊंची चोटी है अंकोकागुआ।
इसी पर उन्होंने शशि शेखर ने भारतीय झंडा लहराया है, यानी फतह कर लिया है अंकोकागुआ की चढ़ाई को, उस ऊंची चोटी को। और लगातार पिछले कुछ वर्षों से वो माउंटेनियरिंग के कारण चर्चा में भी बने रहे हैं। किसी न किसी पर्वत शिखर पर वो चढ़ते रहे हैं। आपको बता दें कि पर्वतारोही हैं, झारखंड के हैं शशि शेखर। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अंकोकागुआ पर 13 जनवरी को, यानी इसी वर्ष 2025 के शुरू में फर्स्ट हाफ में भारत का तिरंगा लहराया है अंकोकागुआ पर। और अंकोकागुआ की अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में बात करें तो 22,837 फीट। और अर्जेंटीना में स्थित अंकोकागुआ के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध और वह एशिया महादेश के बाहर की सबसे ऊंची चोटी भी है अंकोकागुआ। इस सफलता में रांची स्थित जो लंबाडा एडवेंचर है, जो कि एक एडवेंचर कंपनी है, वो लगातार उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती रहती है। और इस अंकोकागुआ के फतह में भी लंबाडा एडवेंचर का बड़ा हाथ रहा है। और इस कंपनी ने अभियान के दौरान तकनीकी सहायता उन्हें उपलब्ध कराई है। इसके अलावा प्रायोजित भी, स्पॉन्सर भी किया था। और लगातार इस कंपनी की भूमिका रही है शशि शेखर के सफलता में। पिछले वर्ष की बात करें तो शशि शेखर पिछले वर्ष भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर 17 अगस्त 2024 को भारतीय तिरंगा फहरा चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 5,662 मीटर है। और अभी जो अंकोकागुआ है इसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा है, यानी माउंट एलब्रूस से भी ज़्यादा है। 6,961 मीटर की ऊंचाई को इन्होंने फतह किया है। आपको बता दें कि शशि शेखर जो हैं गोमिया के पूर्व विधायक, आजसू के विधायक जो रहे हैं डॉक्टर लंबोदर महतो इनके पुत्र हैं। 2019 में ये चुनाव जीते थे, परंतु 2024 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लंबोदर महतो चुनाव हार गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न नंबर 3 है। रांची के किस स्थान पर अत्याधुनिक IT टावर की स्थापना की गई है? ओरमांझी, सिल्ली, धुरवा या नामकुम? आपको बता दें कि रांची के नामकुम में एक IT टावर का निर्माण किया गया है और ये काफ़ी इन दिनों चर्चा में है। आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना की गई है ये जियाडा यानी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की देखरेख में की गई है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 40,000 वर्ग फीट में बनाया गया है और G+5 फ्लोर है। अगर ग्राउंड फ्लोर को ले ले तो कुल 6 फ्लोर हो जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट और विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है ये टावर, IT टावर, और इसे IT हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। झारखंड में अगर इस तरह का IT टावर स्थापित हुआ है तो यह आने वाले समय के लिए युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हो, रोजगार का मामला हो या IT का मामला हो। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने देश विदेश की जो IT कंपनीज है उसे भी निमंत्रण दिया है कि इस टावर में लॉन्ग टर्म लीज के आधार पर अपनी शाखाएं और कार्यालय खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और आज का करंट अफेयर्स का जो चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों ये है, झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश यानी FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में, FDI के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है झारखंड ने? तीसरा, 5वां, 8वां या 10वां? आपको बता दें कि झारखंड का 8वां स्थान रहा है FDI के मामले में। हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े के अनुसार, और ये जो आंकड़ा जारी किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, यानी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो टॉप FDI के मामले में है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों में 5,07,440 करोड़ रुपए का FDI हुआ है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड है दोस्तों। आपको बता दें 19 से लेके 23 के बीच का। इस दौरान झारखंड में 19,382 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस तरह झारखंड 8वें स्थान पर आता है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र। दूसरे स्थान की बात करें तो ये कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर गुजरात और 8वें स्थान पर नंबर आता है झारखंड का।
सबसे कम एफडीआई की अगर बात करें भारत में तो मणिपुर में सबसे कम एफडीआई हुआ है। इसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड का नंबर आता है। और पूरे भारत में एफडीआई की बात करें तो 16,83,780 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 5 वर्षों में हुआ है। और बड़ी पूंजी वाले जो निवेश हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुए हैं झारखंड में, वो ऊर्जा, कोयला और खनन के क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि झारखंड ऊर्जा, कोयला और खनन में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कहते हैं कि प्रॉस्पेक्ट है, सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में है। यही कारण रहा है कि एफडीआई सबसे ज़्यादा ऊर्जा, कोयला और खनन के क्षेत्र में हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, नेशनल पारा बोसिया चैंपियनशिप में सुमन प्रजापति ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या उपरोक्त सभी? दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में विशाखापट्टनम में नेशनल पारा बोसिया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के सुमन प्रजापति हैं सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे हैं। दोस्तों बोसिया जो चैंपियनशिप है ये जो व्हील चेयर प्लेयर हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है, जिनका स्पाइनल कॉर्ड ठीक से कार्य नहीं करता है, जो व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं, वैसे लोगों के लिए बोसिया चैंपियनशिप आयोजित किया जाता है। बोसिया एक गेम है जो बॉल के साथ खेला जाता है। एक लक्ष्य बॉल होता है। आपको बता दें कि इसके बारे में थोड़ा बता दें कि एक लक्ष्य बॉल होता है वाइट कलर का। इस वाइट कलर को के बॉल के नज़दीक दूसरे बॉल को फेंका जाता है और बाद में इसका मेज़रमेंट किया जाता है और उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी विजेता रहे हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, जो भी अलग अलग जो चैंपियनशिप है उसके हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आदि दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। तो इसी में नेशनल पारा बोसिया चैंपियनशिप में सुमन प्रजापति को सिल्वर मेडल मिला है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। ये लोहरदगा के रहने वाले हैं और जैसा कि मैंने बताया बोसिया चैंपियनशिप जो होता है वो दिव्यांगों के लिए है, व्हील चेयर प्लेयर्स के लिए ही ये आयोजित किया जाता है। और कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में भी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था बोसिया चैंपियनशिप। उसमें भी सुमन प्रजापति ने झारखंड के लिए कह सकते हैं कि सिल्वर मेडल जीता है। वहीं बोसिया के बारे में आपको बता दें कि एक पैरालंपिक स्पोर्ट है। पैरालंपिक गेम में इसका आयोजन किया जाता रहा है। पहली बार 1984 में पैरालंपिक खेल में बोसिया को सम्मिलित किया गया था। एक व्हील चेयर गेम है जिसमें प्लेयर व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं। इंडोर गेम है और यह गेम जो खेला जाता है वो बैडमिंटन कोर्ट या टेनिस कोर्ट के आकार का एक कोर्ट होता है जिसमें यह खेला जाता है। सिंगल, डबल या 3 लोगों की टीम बनती है जिसमें बोसिया चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। यानी टीम की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति सिंगल, डबल खेल सकता है या फिर 3 लोगों की टीम बनाकर भी इस बोसिया चैंपियनशिप में खेल सकता है। दोस्तों चलिए अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की और कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन के तौर पर हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को राज्यपाल संतोष गंगवार के स्वीकृति के बाद सबसे ज़्यादा सेस जो है किस खनिज से प्राप्त होने वाला है? आपको बता दें कि कोयला और लौह अयस्क से सबसे ज़्यादा सेस यानी उपकर झारखंड को प्राप्त होगा। अगर प्रति मीट्रिक टन की बात करें तो कोयला में भी प्रति मीट्रिक टन 100 रुपये और लौह अयस्क में भी प्रति मीट्रिक टन 100 रुपये करके झारखंड को सेस प्राप्त होगा, उपकर प्राप्त होगा। आकाशीय बिजली के खतरों को लेकर देश के कितने राज्यों को सबसे संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है? दोस्तों आपको बता दें आकाशीय बिजली के खतरों को लेकर झारखंड 6 राज्यों में से एक राज्य है देश का। और इसमें अगर आकाशीय बिजली के खतरों की बात करें तो झारखंड में आकाशीय बिजली से लगभग 200-300 लोग हर वर्ष मरते हैं और झारखंड सरकार ने कंपनसेशन की भी घोषणा की हुई है। कोई व्यक्ति अगर इससे मरता है तो 4 लाख रुपए और जबकि घायल होता है तो 2 लाख रुपए से सहायता दी जाती है। यानी जो प्रभावित व्यक्ति है मरने पे 4 लाख रुपए और घायल होने पर 2 लाख रुपए। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही है? आपको बताते हैं रितिका तिर्की ये काफ़ी चर्चा में रही थी। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट है जो कि एक इंजीनियर है। बीआईटी मेसरा से इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। और हाल ही में आपको एक और न्यूज़ दे दें, काफ़ी करंट है
और रितिका तिर्की को 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति के साथ बैठने का मौका मिलेगा। एक कार्यक्रम में रितिका तिर्की को बुलाया गया है 26 जनवरी के अवसर पर। खैर, इसके बारे में भी और डिटेल में हम लोग जान लेंगे। और इस 26 जनवरी के संबंध में रितिका तिर्की को क्यों बुलाया गया है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देख लेंगे। आइए रिवीजन के तौर पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में MS धोनी को किस संस्था के द्वारा प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा कुछ दिनों पहले यूरोग्रिप टायर के द्वारा भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कितनी पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों, बता दें ऐसे 38 झारखंड के पंचायत हैं जिसे टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की किस योजना की घोषणा के जवाब में जेएमएम ने भी एक और योजना जेएमएम सम्मान योजना के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है केवल। गोगो दीदी योजना नाम से एक योजना की शुरुआत करने की बात बीजेपी के द्वारा की गई थी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के दौरान कहा था कि जेएमएम सम्मान योजना की शुरू की जाएगी। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी की घोषणा के जवाब में जेएमएम ने भी जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा की थी। और बीजेपी के द्वारा जो घोषणा की गई थी योजना शुरू करने की, वो थी गोगो दीदी योजना। चूँकि अब चुनाव समाप्त हो गया है तो ये प्रश्न उतना महत्व का तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ध्यान में जरूर रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी चुनाव के दौरान। इस तरह से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024-25 में हॉकी इंडिया लीग यानी HIL का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें ये जो संस्करण है ये छठा संस्करण है, लेकिन छठे संस्करण के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये पुरुष का यानी मेंस का पहला छठा संस्करण है। जबकि विमेन की बात करें, विमेन HIL की, तो विमेन HIL का पहला ही संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कि रांची में आयोजित किया जा रहा है। और मेल का जो HIL है वो राउरकेला में आयोजित किया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और मेंस का कुछ मैच 4 मैच झारखंड में भी खेला जाना है। और वहीं विमेंस HIL की बात करें तो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में है वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। फाइनल भी यहीं खेला जाना है, यानी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 26 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस गर्म जलकुंड में एक खास तरह का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया चिन्हित किया गया है जो कई प्रकार के गहरी चोट और शरीर पर लगे दाग को मिटाने में कारगर है। दोस्तों, सूर्यकुंड हजारीबाग में ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की चिन्हित किया गया है। आपको बता दें सूर्यकुंड जो है झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है और ये कहा गया है कि जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट किस डैम में बरामद किया गया था। ये सरायकेला खरसावां का चांडिल डैम, जिसमें अल्केमिस्ट एविएशन का विमान जो है क्रैश कर गया था, दुर्घटना का शिकार हो गया था। रांची में आयोजित आर्ट 81 महोत्सव का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, चुनाव के दौरान आर्ट महोत्सव का आयोजन किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा शहरी क्षेत्र में जो मतदान प्रतिशत है उसे बढ़ाने को लेकर। चलिए दोस्तों, अब अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न छोड़ जाता हूं जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है, चंपिका उरांव किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं जिसे 32वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए एकमात्र महिला खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया है। साइकिलिंग, लॉन बॉल, थांगटा या तलवारबाजी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आज का यह अभ्यास प्रश्न का जवाब भी आप जरूर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। झारखंड करंट अफेयर्स के लिए और अन्य टॉपिक से संबंधित
इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद।